सीनियर एल्डेस्ट पर्सन जो होता है, सबसे सीनियर सबसे एल्डेस्ट, उसकी एज एंड उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग ही आपका प्रीमियम बनता है। कुछ पैरामीटर्स हैं, जब भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है ना, तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। 31st डे यानी 1 महीना आपने प्रीमियम भर लिया, उसके बाद ही आपकी जो भी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका जो परचेज है वो कंपनी के थ्रू होता है। तो अब आप इसको कैसे पहचानेंगे? हेलो गाइस, हमने क्रेडिट कार्ड 2026 की बात कर ली, फाइनेंस इन 2026 की बात कर ली और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फैसिनेटिंग टॉपिक तो रह ही गया। पता है कौन सा? हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज की ये वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बनने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सब चीजें बताऊंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या चीजें आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए याद रखनी चाहिए या उसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे हर पॉलिसी की रियम्बर्समेंट वर्क करती है, एंड साथ ही कुछ टॉप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो कि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में, जो आप इस साल करा सकते हैं। लेकिन अगेन, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, डिस्क्लेमर ये है कि ये जो मैं आपको पॉलिसीज बताऊंगी ये सिर्फ मेरी एडवाइस है। जो भी पॉलिसी आप हेल्थ इंश्योरेंस की लेते हैं ये आप खुद के अपने डिसीजन, अपनी रिसर्च करके ही लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपकी जो भी हेल्थ है या आपकी कोई डिजीज है या आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, फ्यूचर में आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसके सारे एक्सपेंसेस पे करता है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है कैशलेस और एक होता है रियम्बर्समेंट। अब कैशलेस क्लेम कौन सा होता है? कैशलेस क्लेम वो क्लेम होता है जहां पे आप जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उस हॉस्पिटल को डायरेक्टली पे करती है, आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। वहीं पे रियम्बर्समेंट प्लान कैसे काम करता है कि पहले आप हॉस्पिटल का बिल पे कर देते हैं एंड बाद में उस बिल्स का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से लगाते हैं, देन इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद उस बिल को सेटल करती है। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है। तो जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो ये 2-3 चीजें हमेशा गांठ बांध लेना कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराएंगे तो डे 1 से आपको सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम रिकवर होंगे। आपकी कोई डिजीज है वो डे 1 से कवर नहीं होगी, उसको कवरेज नहीं मिलेगा। उसके बाद 31st डे यानी 1 महीना आपने प्रीमियम भर लिया, उसके बाद ही आपकी जो भी नई डिजीज है, न्यू इन्वेस्टिगेटेड डिजीजेस है, उसको आपको रिकवरेज मिलेगा। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसको कवरेज नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है एंड साथ में मुझे डायबिटीज भी है, लेकिन मैंने उसको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बताया ही नहीं है और बाद में डायबिटीज के चलते 1 महीने बाद अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हेल्थ इंश्योरेंस जो भी कंपनी है मुझे इसका कवरेज, इसका क्लेम सेटल करके नहीं देगी, क्योंकि ये मेरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, ये मेरी पहले से ही हुई हुई डिजीज है। लेकिन अगर मुझे डायबिटीज के अलावा कुछ और प्रॉब्लम होती है या मुझे किसी और रीजन से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो वहां पे मुझे क्लेम जरूर मिल जाएगा। तो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज वर्क कैसे करती है, इसका काम कैसे होता है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको हमेशा अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के बारे में पूरा डिस्क्लेमर देना चाहिए, हर चीज रिवील करनी चाहिए, ताकि आपकी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी सारी की सारी डिजीज को कवरेज दे दे। आगे बढ़ते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी तरह की होती है। तो पहले तो एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है जो कि हम स्टैंड अलोन भी कह देते हैं, जिसमें एक सिंगल जो मेंबर है वो इस पॉलिसी को ले लेता है। ठीक है, एक सिंगल मेंबर है, मैं अर्निंग मेंबर हूँ, मैंने अपने नाम से हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया तो मेरी वो सिंगल इंडिविजुअल पॉलिसी हो गई। वही जितने लाख की और जितने टेन्योर की मैं पॉलिसी लूंगी वही प्रीमियम पे करूंगी और साथ ही मुझे जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो मुझे उसका पूरा कवरेज मिल जाएगा। वहीं पे एक फैमिली फ्लोटर प्लान होता है जहां पे आप अपनी फैमिली मेंबर्स को सिंगल पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन ये है कि भाई अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रीमियम्स, वो शायद आपको बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं तो वो प्रीमियम आपको अब कम ही पड़ता है। अब यहाँ पे एक कैच ये है कि अगर आप सीनियर सिटीजन, यानी मान लीजिए मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, और मेरे जो मदर है वो 65 ईयर्स की एज की है और मैंने उनको फैमिली फ्लोटर में ले लिया, तो क्या माना जाता है कि जितने भी फैमिली फ्लोटर प्लान होते हैं उसमें जो सीनियर एल्डेस्ट पर्सन जो होता है, सबसे सीनियर सबसे एल्डेस्ट, उसकी एज एंड उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग ही आपका प्रीमियम बनता है। तो अगर मैं अपनी मदर को इसमें ऐड करती हूँ तो मेरी मदर की एज और उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं उस हिसाब से मेरा प्रीमियम बनेगा और वो प्रीमियम मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा।
और इन केस अगर फ्यूचर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो प्रीमियम का पूरा अमाउंट या पॉलिसी का पूरा अमाउंट उनके क्लेम में ही लग जाएगा, बाकी के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए यही एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं तो आप अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रन को ऐड करिए। अगर आपके पेरेंट्स की एज कम है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आते हैं, आप उनके लिए वो प्लान्स ले सकते हैं। तो ये तो है दो पॉलिसी जहां पे इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर की बात करी। फिर आती है एक ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो मोस्टली कॉर्पोरेट्स कराते हैं। आपने किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन करा है तो वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दे देंगे, आपको बहुत चीपर रेट पे मिलते हैं, उसके प्रीमियम बहुत चीप होता है, एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर जो भी उसको पे करता है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ देखने वाली है, वो चीज़ क्या है, वो ये है कि जो भी ग्रुप पॉलिसी होती है वो उतने टाइम तक ही रहती है जब तक कि आप उस कॉर्पोरेट में हैं या फिर उस कॉर्पोरेट का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप है। ठीक है, अब मैं किसी एक भी, जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका किसी कॉर्पोरेट से टाई अप है, आपने अब जो वो कॉर्पोरेट ज्वाइन करा और उस कॉर्पोरेट ने आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वहां से ले ली। मिनिमम कवरेज मिलेगा, कवरेज बहुत कम मिलता है, इसीलिए प्रीमियम भी बहुत कम आता है। ठीक है, अब आपने 10 साल वहां पे नौकरी करी, 10 साल तक प्रीमियम भरा, अपना पैसा भरा, ठीक है, और उसके बाद स्टार हेल्थ का टाई अप टूट गया उस कॉर्पोरेट से, तो आपकी पॉलिसी वहीं पे खत्म हो जाएगी एंड आपको कोई भी बेनिफिट, कोई भी पैसा, कुछ भी नहीं मिलता। सेम अगर मैं बोलूँ उस कॉर्पोरेट से 10 साल बाद आपने दूसरे कहा जगह स्विच कर लिया तो तब भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाएगी, तब भी आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज ना बस नाम मात्र की पॉलिसी होती है जहाँ पे कि आपको बहुत कम कवरेज मिलता है एंड यस, उस पर अगर टाई अप खत्म हो गया या ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई तो आप तो पानी में चले जाएंगे क्योंकि आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं आएगा। अब एक चीज मैं आपको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में और बता देती हूँ कि 3 तरह की हमने पॉलिसी पढ़ ली, इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर एंड ग्रुप। तो फैमिली फ्लोटर में क्या होता है कि अगर आप किसी माइनर चाइल्ड को ऐड कराते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में, तो जब वो बच्चा 25 साल का हो जाता है तो वो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई माइनर आपकी फैमिली फ्लोटर में ऐड है तो 25 ईयर्स का होते ही उसकी अपने आप इंडिविजुअल पॉलिसी बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो रिटेल या इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, ये पॉलिसी ना आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, तो उसमें प्रीमियम अमाउंट भी उस अकॉर्डिंग आएगा, है ना, और आपका जो भी क्लेम है, जो कवरेज है, वो भी इस अकॉर्डिंग आएगा। आप टॉपअप या सुपर टॉपअप भी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप पॉलिसीज होती हैं, तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका जो परचेज है वो कंपनी के थ्रू होता है। तो अब आप इसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, मेरा नाम एकता है, अगर मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरा नाम लिखा हुआ है मिस एकता, तो दैट मीन्स मैंने उस पॉलिसी को डायरेक्टली कंपनी से परचेज किया है, हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी करवाती है वहां से डायरेक्ट परचेज किया है। लेकिन अगर जैसे मैं PW में पढ़ा रही हूँ, तो अगर मेरी उस पर जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम के ऊपर PW लिखा हुआ है तो वो है कॉर्पोरेट की पॉलिसी। ठीक है, तो इसका ये डिफरेंस आप इससे देख सकते हैं कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की वो आपसे डायरेक्ट परचेज वाली है या फिर कॉर्पोरेट के थ्रू है। ठीक है, अब जो कॉर्पोरेट की जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उसमें काफी सारे प्रॉस एंड कॉन्स भी होते हैं, लाइक वेटिंग पीरियड कम मिलता है, कवरेज से मिल जाता है आपको, लेकिन वहीं पे कौन सी है ना कि यार अगर टाई अप खत्म हो गया तो मेरी तो पॉलिसी खत्म और सारे के सारे पैसे पानी। अब एक और तरह की पॉलिसी होती है जिसको हम बोलते हैं मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी एंड न्यू बॉर्न। ये किसके लिए होती है? जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है एंड जो न्यू बॉर्न होता है, उन दोनों के लिए ये पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। ठीक है, अब इस पॉलिसी में न्यू बॉर्न का वैक्सीनेशन, जो इनिशियल वैक्सीनेशन है, वो भी कवरेज इसमें आता है, लेकिन इसकी भी कुछ कैश है। जैसे कि ये जो पॉलिसी, इसमें वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, 9 महीने से 12 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। दैट मीन्स अगर कोई अनएक्सपेक्टेड या इमीडिएट प्रेगनेंसी हो गई तो ये आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि विमेन को पता नहीं होता कि एक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो जाती है और अब तब चाहे कि आप ये पॉलिसी ले लें तो आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक चीज, जितनी भी विमेन है उनको एक चीज हमेशा फैक्टर में याद रखनी पड़ेगी, एज फैक्टर। अगर आप अर्ली एज में ये पॉलिसी करा लेते हैं, लाइक अपने 90s 20s में करा लेते हैं, 25 ईयर तक भी करा लेते हैं, तो चलता है कि भाई चलो आगे वेटिंग पीरियड निकल जाएगा 9 मंथ्स का एंड मैं आराम से इसको क्लेम कर सकती हूँ। लेकिन वहीं आपकी एज अगर 35 या 40 हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये पॉलिसी मैं लूँ या फिर ना लूँ, क्योंकि इतना वेटिंग पीरियड इसका लग जाता है रियम्बर्स होने में या सारी चीज़ें करने में, तो इमीडिएट तो क्लेम मिलेगा नहीं।
तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इस पॉलिसी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं। साथ ही साथ इस वाली पॉलिसी का प्रीमियम बहुत हाई होता है क्योंकि ये दोनों को कवर कर रहा है ना। मैटरनिटी के केस में ये जो पॉलिसी है ये सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी दोनों को ही कवरेज देता है। तो उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि सी सेक्शन को नहीं मिलेगा या नॉर्मल डिलीवरी को नहीं मिलेगा। तो जितनी भी डिलीवरीज होती हैं सब में ही इसका क्लेम मिल जाता है। अब ना कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, जब भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है ना तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इनके एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। फिर आपको लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल देखना पड़ेगा। अब आप ना किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम डालोगे, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में बहुत सारे हॉस्पिटल्स दिख जाएंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि जहां आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, वहां पे वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स को कवर कर रही है या कितने हॉस्पिटल्स के नेटवर्क में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की कवरेज है, तो वो जरूर से चेक करनी चाहिए। फिर हमें चेक करना है रिस्टोरेशन बेनिफिट, यानी कि अगर पॉलिसी में मान लीजिए मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, ठीक है, 5 लाख की पॉलिसी और मैंने 3 लाख का क्लेम कर दिया, राइट। अब मेरी 2 लाख की पॉलिसी रह गई। अब दोबारा मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती है और 5 लाख का फिर क्लेम आ जाता है। तो क्या मेरी पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट है, यानी कि मेरी पॉलिसी ऑटोमेटिकली रिफिल कर देती है प्रीमियम को? यानी कि अगर मेरे पास 3 लाख मेरे यूज्ड अप हो गए हैं और मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे 5 लाख की और जरूरत पड़ने वाली है, तो क्या मैं सेम पॉलिसी में इसको रिफिल करा सकती हूँ, इसको रिस्टोर करा के आगे पॉलिसी को और कंटिन्यू बढ़ा सकती हूँ? ठीक है, तो देखिए प्रीमियम तो उसी अकॉर्डिंग से एडजस्ट होगा ही होगा, लेकिन क्या ये ऑप्शन है या नहीं है वो देखना चाहिए। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अब ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता क्या है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये है कि एक कंपनी के पास जितनी पॉलिसीज हैं वर्सेस उसने कितने के क्लेम सेटल किए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी इजीली और सबके क्लेम्स अच्छे से सेटल कर देती है, टाइम पीरियड कम लगाती है, तो वो कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी है। लेकिन वहीं पे अगर क्लेम सेटलमेंट में टाइम लग रहा है तो हमारा माइंडसेट क्या कहता है कि यार ये तो कंपनी क्लेम ढंग से लगाती ही नहीं है, तो यहाँ पे क्यों ही इंश्योरेंस कराना है, राइट। अब क्लेम सेटलमेंट के साथ अगर ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई है तो उसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की बात ये है, इंश्योर्ड सेटलमेंट रेशियो। दैट मीन्स कंपनी के पास जितने पैसे हैं उस पैसे में से कितना पोर्शन वो क्लेम को सेटल करने में लगा देती है, ठीक है। अब अगर वो हाई होगा, यानी सपोज करो एक कंपनी के पास 100 करोड़ की पॉलिसी है, उसमें से 90 करोड़ उसने क्लेम सेटलमेंट में ही लगा दिए, चलो बहुत बढ़िया बात है। आप बोलोगे मैम क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बहुत हाई है, लेकिन उस कंपनी के पास अपने एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ 10 करोड़ ही बचे हैं। उसमें उसको एम्प्लॉइज की सैलरी पे करनी है और अपने ऑपरेशंस के खर्चे निकालने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है। तो क्या कंपनी इतनी एलिजिबल है कि 10 करोड़ में सब कर लेगी और बेनिफिट प्रॉफिट में जाएगी? एंड ऑफ द डे है तो कंपनी ना, प्रॉफिट तो उसको भी कमाना है ना, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेक करनी। तो ये जो इंश्योर्ड सेटलमेंट रेशियो है ना, बहुत हाई या बहुत लो नहीं होना चाहिए, ये एक मिडिल में होना चाहिए कि हाँ अगर 60-70% है तो दैट मीन्स दैट्स ओके, है ना। तो ये चीज भी आपको जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डे केयर कवरेज, कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्रोसीजर्स होते हैं डे केयर में जिसमें सेम डे छुट्टी मिल जाती है, आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो क्या उसमें आपको कवरेज देती है या नहीं देती। फिर आता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का मतलब ये है कि अगर आपने 1 साल के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं बनाया, कोई भी क्लेम नहीं लगाया, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक बेनिफिट दे देती है, बोनस दे देती है। उसमें जैसे नेक्स्ट ईयर आप दोबारा से उसी हेल्थ इंश्योरेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो कवरेज अमाउंट है वो बढ़ा देगी या प्रीमियम अमाउंट में आपको डिस्काउंट दे देगी। तो ये होता है नो क्लेम बोनस। तो आप ये भी बिल्कुल चेक करके चलना कि देखो जरूरी तो नहीं है ना मैंने हेल्थ इंश्योरेंस इस साल कराया तो इस साल हॉस्पिटलाइजेशन होना ही होना है, राइट। तो अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते हो तो क्या कंपनी नो क्लेम बोनस देते हो? देखो अगर नो क्लेम बोनस देती है कंपनी तो आपके लिए फायदे की चीज है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवरेज ज्यादा मिल रहा है या प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल रहा है, आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, राइट। तो ये चीज भी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्लॉज आता है को पे क्लॉज। को पे क्लॉज क्या कहता है कि कितना पैसा आप पे करेंगे और कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। मतलब अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन में ना काफी ऐसे खर्चे होते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी के कवरेज में नहीं आते हैं, ठीक है। अब आपने कितने का क्लेम करा है और इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम सेटल कर रही है, कितना पैसा आप अपनी पॉकेट से भर रहे हो,
उसको बोलते हैं को पे क्लॉज। तो काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी इस को पे क्लॉज को भी डिफाइन करती हैं। जब भी पॉलिसी लो तो इस क्लॉज को ज़रूर पढ़ लो कि इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है को पे क्लॉज के लिए, कि वो कितना बेनिफिट आपको दे रही है, तो उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप अप एंड सुपर टॉप अप प्लान्स। ये टॉप अप, सुपर टॉप अप या राइडर्स, ये सब देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कॉस्टली भी उतने ही पड़ते हैं। जितने भी आप टॉप अप या सुपर टॉप अप लोगे ना, उतना प्रीमियम आपका सबसे पहले बढ़ जाएगा, आपको प्रीमियम अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी साल क्लेम नहीं हुआ तो टॉप अप का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब बेफालतू का आपने प्रीमियम का खर्चा बढ़ाया, प्रीमियम अमाउंट ज्यादा पे किया, लेकिन आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन कुछ भी नहीं था, तो टॉप अप सुपर टॉप अप का आपको कोई भी फायदा ना हुआ। तो टॉप अप की जगह कई बार आप सुपर टॉप अप प्लान ले सकते हैं, इट्स गुड, लेकिन कॉस्टली होने के साथ साथ ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है। लेकिन आपको ये चेक करके लेना होगा कि क्या इसकी जरूरत है। अगर मान लीजिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और मैंने क्रिटिकल इलनेस का टॉप अप ले लिया या सुपर टॉप अप ले लिया, तो क्या क्रिटिकल इलनेस हो सकती है मुझे? मेरी एज क्या है, मेरी लाइफस्टाइल क्या है, या मेरा डेली का रूटीन वर्क क्या है, क्या मुझे क्रिटिकल इलनेस होने के चांसेस हैं या नहीं है? अगर हैं, अगर मुझे लगता है कि यस मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है या मुझे कुछ सिम्टम्स हैं कि जहां मुझे लगता है कि ये सब हो सकता है, तो मैं प्लान लूं, तो मैं प्रीमियम का अमाउंट बढ़ाऊं। नहीं तो बेफालतू में प्रीमियम का अमाउंट बढ़ाने का क्या फायदा है। तो टॉप अप एंड सुपर टॉप अप प्लान लेते टाइम आपको ये चीज बिल्कुल चेक करनी चाहिए। तो बेस्ट पॉलिसीज ऑफ 2026 बताने से पहले मैं आपको 2-3 टिप्स दे देती हूँ कि जब भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है ना, तब आपको सबसे पहले अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको कस्टमाइज कराइए। मतलब जैसी आपकी नीड है उस अकॉर्डिंग ही पॉलिसी लीजिए। फालतू की इधर उधर की पॉलिसीज लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा तो खैर आपका ही है ना, आपका ही खर्च हो रहा है सैलरी से। तो जब भी आप ले रहे हो पॉलिसी तो हमेशा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी लो। दूसरी बात, प्लान्स को जरूर कंपेयर करो। एक तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है, तो हमेशा प्लान्स को कंपेयर करो और जो बेस्ट ऑप्शन है उसको ही चूज करो, राइट। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो बिल्कुल उसको मत छुपाइए, उसको डिस्क्लोज करिए, क्योंकि तभी आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक्चुअली में सही बनेगा। नहीं तो फिर वो, अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से कुछ भी हुआ तो आप फिर निल बटा निल पे बैठे रहोगे। तो अब बारी आती है टॉप प्लान्स की 2026, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये मेरी सिर्फ एडवाइस है, ये सिर्फ मेरी रिसर्च है। आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करके ही आप पॉलिसी लीजिएगा, ऐसे मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल्स या फैमिली या कपल्स की बात कर लेती हूँ। तो जो इंडिविजुअल्स, फैमिली या कपल्स हैं, उनके लिए कौन कौन से प्लान्स अच्छे होने वाले हैं। आप HDFC अर्गो ले सकते हैं, केयर हेल्थ, स्टार हेल्थ या फिर नीवा बुपा। इनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि बहुत अच्छी हैं फैमिलीज, कपल्स एंड इंडिविजुअल पॉलिसीज के लिए। अगर आप हेल्थ और फिटनेस फोकस्ड हैं तो आप आदित्य बिरला का भी प्लान ले सकते हैं। और अगर आपको वैल्यू प्लान चाहिए, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीमियम भी सही आए और आपका प्लान आपको वैल्यू प्रोवाइड करे, तो उसके लिए आप SBI का जनरल इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। वो फैमिलीज जिनको एक्सटेंसिव हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए या हेल्थ में कुछ इश्यूज रहते हैं, ICICI का लॉम्बार्ड हेल्थ प्लान बहुत अच्छा है, वो भी आप ले सकते हैं। और वो बायर्स जिनको लगता है कि आपका जो प्रीमियम है वो फ्लेक्सिबल रहे, आप एक लिमिट सेट नहीं करना चाहते, आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो फिर आप रिलायंस हेल्थ में भी जा सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके मेडिकल कॉस्ट बहुत हाई होने वाली है या आपको हाई मेडिकल कॉस्ट का फियर है, तो आप 1 करोड़ का प्लान या सुपर टॉप अप प्लान किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। तो बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है जहां से आप प्लान्स कवरेज ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया है एंड कुछ प्लान्स है मेरी तरफ से सजेस्टिव, लेकिन आप अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं या किस टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं एकता आहूजा फिर से जुड़ी रहूंगी नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।